नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोचा कि आपको एक कहानी सुनाते हैं। भारत में कैसे अंग्रेज़ों का शासन हुआ। इसको हम सामान्यतः जब पढ़ते हैं तो एकेडमिक पढ़ाई में हम लोग इसको कह देते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास असल में जो शुरू होता है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से शुरू होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस विषय में एक सीरीज़ बना के, ये पहला वीडियो होगा, इसके बाद कई वीडियोस आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो जाती है, यही 1707 के समय में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। औरंगज़ेब एक अब अपना अपना ओपिनियन है वो कैसा राजा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, पर अगर मुग़ल शासन के अगर नज़रिए से देखें तो औरंगज़ेब ठीक शासक था। उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को बचा के रखा और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है उसके बाद आसपास जो उनके क्षेत्र थे जो मुग़ल शासन के अधीन में आते थे, मतलब मुग़ल राज्य के अधीन आते थे, वह कमज़ोर होता गया। अब जब वो कमज़ोर होता गया तो छोटे छोटे से राज्य उठ खड़े हुए, जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, कर्नाटक हो गया, ये राज्य उठ खड़े हुए। उसके साथ कुछ राज्य और थे, जैसे कुछ राजपूत राज्य, सिख राज्य, जाट, व आसपास छोटे छोटे कई और अन्य राज्य, जैसे अफ़गान, रोहेलखंड में शासन हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे से राज्य खड़े हुए। आज जब आप जानते हैं कि छोटे छोटे सब देश बन जाएंगे तो वो आपस में सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे कि वो सोचेंगे कि हम दूसरे राज्य की भूमि को अधिग्रहित कर लें, वो अपनी भूमि को अधिग्रहित कर लें। इसी युद्ध की स्थिति में, यानी कि जब आप समझिए, जब युद्ध की स्थिति किसी देश में बनी हुई हो लगातार, तो वो देश कैसे विकसित हो सकता है। तो उस समय भारत की कुछ ऐसी स्थिति थी। आपको उदाहरण समझना हो, रसिया यूक्रेन युद्ध देख लीजिए। रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे विश्व में क्या स्थिति हो चुकी है। भारत के में गृह युद्ध की स्थिति थी। रजवाड़े, जो देसी रजवाड़े थे, वो आपस में लड़ रहे थे। इसमें जनता को भी काफ़ी धन की हानि हुई, अराजकता फैल गई, अशिक्षा की मात्रा बढ़ गई। वैसे कई यूरोपीय जो शोधकर्ता, या आप ये समझिए कि जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भारत में उस समय अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा ज़्यादा अधिक शिक्षित लोग थे, और यह वह समय था जब भारतीय राजा आपस में ही लड़ रहे थे। एक शासन ऐसा था जो मुग़ल साम्राज्य का स्थान ले सकता था, वह था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य जब ऐसी स्थिति आती है जब औरंगज़ेब ने शाहू जी को जो है बंदी बना लिया। ऐसा नहीं है कि मराठा साम्राज्य जब शाहू जी ने बंदी बना लिया गया तो कमज़ोर हो गया था। वह अपने क्षेत्र में मजबूत बना रहा, जो कि शिवाजी द्वितीय, उन्हीं के जो पारिवारिक थे, वो शासन कर रहे थे। वो मुग़लों के विरुद्ध अपने कुछ अभियान भी चला रखे थे। अच्छा, जब 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, तो मैं बार बार ईस्वी नाम नहीं लूँगा, जो कि डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैं आपको बताऊँगा औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जब शाहू जी महाराज को रिलीज़ किया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है, तो शाहू जी जब जाते हैं तो वहाँ अभी थोड़ा सा पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन धीरे धीरे शाहू जी संभाल लेते हैं, और होता ये है कि जब वो बालाजी को पेशवा के पदवी शुरू करते हैं। आप पेशवाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बाजीराव के पिता जो थे बालाजी के समय से पेशवा का कार्यभार शुरू हुआ, और उसका बहुत फ़ायदा मिला मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य एक समय ऐसी स्थिति में पहुंच गया था। यह समय वह समय था जब अंग्रेज भी भारत में, यानी ब्रिटिशर्स भी भारत में कब्जा जमाना चाहते थे। अच्छा, फिर इतना मजबूत साम्राज्य के होते हुए ब्रिटिशर्स भारत में कैसे कब्जा कर लिया, आप सोचते भी होंगे। तो देखिए, इसका एक कारण ये है कि जब राज्य इतना बड़ा हो गया
प्रशासनिक खामी आ गई देश में, मतलब उनके शासन में, साम्राज्य में, मराठा के। उन्होंने राज्य तो जीतना शुरू कर दिया, कैसे भी लूट मार करके अपने किसी भी मतलब बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने हराया, निजाम को हराया, यहाँ तक कि जो मुग़ल शासक थे उनको भी अपने अधीन बनाया और उनसे कर वसूला जहाँ चाहा। यहाँ तक कि बंगाल के नवाब को जो है उड़ीसा देना पड़ा, इसलिए आप देख भी रहे होंगे नक्शे में कि बंगाल में तो शासन कर रहे थे नवाब, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए दे दिया कि आप हमारे यहाँ आक्रमण ना करें, मतलब मित्रता बनाने की कोशिश की। तो इतने मजबूत मराठा साम्राज्य का ह्रास कैसे हुआ, यानी विघटन कैसे हुआ, कैसे आखिर मराठा एक महाशक्ति से सिमट के रह गए अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा युद्ध आपको बताना चाहेंगे कि 14 जनवरी 1961 को पानीपत का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली आता है और इधर सदाशिवराव भाऊ जो उनके भाई थे, चचेरे भाई, किसके, नानाजी यानी कि बालाजी के जो पुत्र थे। तो वो जब युद्ध होता है तो लगभग कहते हैं कि 20 से 50 हज़ार मराठा की मृत्यु होती है। वो अलग अलग जगह अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। मराठाओं की इस बुरी तरह से हार के बाद स्थिति ये हो जाती है कि अंग्रेज़ों को दिखता है कि मराठा तो कमज़ोर हो गए हमारे खिलाफ, तो वह भारत में अपने पैर पसारना शुरू करते हैं और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य भी पराजित हो जाता है। अब मराठा साम्राज्य का विघटन होते ही कोई इतना बड़ा साम्राज्य बचता नहीं है कि जो अंग्रेज़ों को चुनौती दे सके। अंग्रेज़ धीरे धीरे भारत में सत्ता स्थापित कर लेते हैं। और आप एक चीज़ समझिए कि वह उस समय ऐसी स्थिति थी जब भारत में कला की स्थिति थी। हर राज्य अपने अपने क्षेत्र को सेपरेट कर रहा था। केरल में मार्तंड वर्मा होते हैं, मैसूर में टीपू सुल्तान होते हैं और हैदराबाद में जो है निजाम होते हैं। इधर सुजाउद्दौला इधर होते हैं अवध में, और इधर बंगाल में। तो इस तरीके से उधर सिख राज्य, उधर रोहिलखंड, फिर अफ़गानी कुछ राज्य थे। तो इस तरह से भारत कई जगह, कश्मीर भी उस समय यानी सिख साम्राज्य के अंतर्गत आता था। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा कश्मीर अपने कब्जे में जीत लिया था। उस समय अफ़गानिस्तान तक सिख राज्य की सीमाएं लगती थी। तो ऐसा नहीं है कि आज जो सो कॉल्ड लोग जो कहते हैं कि कश्मीर भारत में विलय हुआ, भारत का हिस्सा वो आदिकाल से है। कश्मीर तो भारत में का हमेशा से ही था। तो चलिए इस विषय में भी कभी अगर चर्चा करना चाहें तो आप कमेंट करिएगा, ज़रूर इसमें वीडियो बनाएंगे। तो कश्मीर तक शासन था, लेकिन एकता की कमी थी। एक यूनाइटेड देश नहीं था, तो जिसका विदेशियों ने फ़ायदा उठाया। वो थोड़ा सा हमारे प्रशासनिक कमी भी थी। प्रशासनिक कमी के कारण अंग्रेज़ों ने भारत में विजय प्राप्त की, लूटा भी। अब ये समझिए कि एक अनुमान लगाया जाता है भारत से उन्होंने लगभग $40 ट्रिलियन की लूट की। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत की जो GDP है इसमें $3 ट्रिलियन है, सिर्फ $3 ट्रिलियन। और ब्रिटिशर्स ने लूटा $40 ट्रिलियन से ज़्यादा। बाकी आप समझते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के बारे में अगर उस समय की बताएं क्या स्थिति थी, तो आप ये समझिए जैसे जिस देश में युद्ध की स्थिति हो तो वहाँ सामाजिक की स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है। शैक्षिक जो योग्यता बहुत अपने चरम में थी, और जब ब्रिटिशर्स ने भारत में राज्य शुरू किया तो वो काफ़ी दयनीय स्थिति में आ गई। ऊंच नीच की स्थिति बनी हुई थी तब, और ये एक बहुत बड़ी खामी थी। पर्दा प्रथा कहीं कहीं होता था, सती प्रथा भी था, विधवाओं की स्थिति दयनीय थी, ये सारी चीज़ें थी। हालांकि विपिन चंद्र ने ये भी लिखा है कि उस समय हालांकि महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको बहुत सम्मान मिलता था। युद्ध के दौरान कोई भी या किसी भीड़ में भी कोई महिलाओं की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था। ऐसी भी स्थिति का वर्णन किया है। पर उन्होंने ये भी कहा कि कहीं कहीं शिक्षा की व्यवस्था की गई है, पर कहीं ज़्यादातर महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता, जो कि एक बहुत ही निगेटिव चीज़ थी उस समय के समाज में। और ये धीरे भारतीय समाज एकजुट होता गया और अंत में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा।
इसकी कहानी का मैंने आपको सिर्फ एक सार बताया है। आगे कैसे भारत में अंग्रेज आते हैं, कैसे भारत में वो शासन करते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से नियम कानून बनाते हैं, इसके विषय में भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कर देंगे तो हम आप और अधिक लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।